Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So this is miscellaneous exercise on chapter number 10 of your chapter number 10 vector algebra of your NCERT CBSE board syllabus. तो टिल नाउ चैप्टर नंबर 10 में हमने वेक्टर्स के बारे में सब कुछ सीखा. इंट्रोडक्टरी पार्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट, थोड़ा सा एडवांस पार्ट. दैट विल नॉट ओनली हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेक्टर अलजेब्रा बट आल्सो द क्वेश्चंस ऑफ 3D. तो जितना अच्छा वेक्टर आता है बेटा 3D चुटकियों में कर दोगे, उतना ही अच्छा आपको 3D आता है इन शॉर्ट. और चलो वेक्टर थोड़ा सा लेस वेटेज वाला चैप्टर है, तो 3D तो बहुत अच्छे वेटेज वाला चैप्टर है ना. वेटेज देखा है आपने, तो 3D एक अच्छा पोर्शन कैरी करता है आपके 12th बोर्ड सिलेबस में. तो वेक्टर इसलिए बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको. ठीक है, चारों एक्सरसाइजेस के कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज होने चाहिए बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द मिसलेनियस एक्सरसाइज. तो जो बच्चे डायरेक्ट इसको कर रहे हैं उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा कम समझ आएगा. तो सीक्वेंस में आप लोग वीडियोस देखो, सीक्वेंस में रिवीजन करो, देन मिसलेनियस तक पहुंचो. क्वेश्चन नंबर 1, write down a unit vector in xy plane making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis. ठीक है, xy प्लेन क्या होता है? क्या? जिसमें z नहीं हो. अच्छा देखो, 3D वैसे अब स्टार्ट करेंगे, पर 3D का इंट्रोडक्शन तो 11th में भी हो गया था. थोड़ा बहुत इतना तो आना चाहिए. इस दुनिया में जो ये स्पेस है, इसमें जैसे सपोज करो हम 2D प्लेन बनाते थे. क्या करते थे? 2D प्लेन बनाते थे. तो 2D प्लेन में इनफाइनाइट लाइंस होती थी ऐसे 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 इनफाइनाइट लाइंस होती थी. बट इनमें से दो लाइंस ऐसी थी जिनको अपन कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते थे. याद है? एक होती थी एक्स एक्सेस और एक होती थी वाई एक्सेस. होने में तो ये भी लाइंस ही हैं, होने में तो ये भी लाइंस ही हैं, कोई ऐसे तो ना कोई अलग चीज है, ये भी लाइंस ही तो हैं. बट ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, इसलिए इनको हम क्या नाम रख देते थे? एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. तो अब जब अपन 3D की बात करते हैं तो 3D के अंदर तीन एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस. तो तीन एक्सेस होती है, तो ये तीन तो कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं ही सही, लेकिन अब स्पेस के अंदर इनफाइनाइट प्लेन्स हैं. इनफाइनाइट प्लेन्स हैं. ऐसे मत सोचना कि केवल देखो इधर देखो मेरी तरफ. सपोज करो ये रूम है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस एंड इसको जेड एक्सिस मानता हूँ, ठीक है, तो इस रूम के अंदर भी इनफाइनाइट प्लेन्स हैं. ऐसे एक प्लेन, ऐसे एक प्लेन. जैसे सपोज करो ये शीट है, इस शीट को मैं ऐसे रख दूं, ये भी एक प्लेन है. इसको मैं ऐसे टेढ़ा रख दूं, ये भी एक प्लेन है. ऐसे रख दूं, ये भी प्लेन है. ऐसे रख दूं, ये भी प्लेन है. ऐसे रख दूं, ये भी प्लेन है. तो इनफाइनाइट प्लेन्स है इस स्पेस के अंदर. बट इनफाइनाइट प्लेन्स के अलावा कोऑर्डिनेट प्लेन्स भी है हमारे पास, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन्स. तो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन्स में तीन प्लेन्स आते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन. इनकी एक खासियत होती है एक्स वाई प्लेन, मतलब जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से बनने वाला जो ये फ्लोर है, इसको हम क्या कहेंगे? एक्स वाई प्लेन. क्या कहेंगे इसको? एक्स वाई प्लेन. किसी ने कहा वाई जेड प्लेन बताओ, तो वाई एक्सिस किसको मानिए आपने? इसको. जेड एक्सिस इसको मानिए. तो ये वाली दीवार हो गई आपकी वाई जेड प्लेन. दिस फेस, ये वाला फेस हो गया आपका वाई जेड प्लेन. किसी ने कहा एक्स जेड प्लेन बताओ, तो एक्स एक्सिस ये, जेड एक्सिस ये, तो ये सामने वाली दीवार हो गई आपकी एक्स जेड, एक्स जेड मतलब प्लेन, है ना. देखो, तो ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली, ये तीन दीवारें आपके कोऑर्डिनेट प्लेन्स हो जाएंगे इस रूम के हिसाब से. ये तीन दीवारें और ये तीन एक्सेस हो जाएंगी आपकी कोऑर्डिनेट एक्सेस. समझ आया? इसका मतलब ये नहीं कि और प्लेन्स नहीं है. यहाँ पे प्लेन्स तो इनफाइनाइट है. जैसे 2D प्लेन में लाइंस तो इनफाइनाइट हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सेस तो दो ही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. उसी तरीके से 3D स्पेस के अंदर प्लेन्स तो बहुत सारे हैं, बट ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं. क्या है ये? कोऑर्डिनेट, स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन्स, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन. अब इन प्लेन्स की क्या खासियत होती है कि जो एक्स वाई प्लेन होता है, जैसे ये फ्लोर है बेटा, इस फ्लोर पे कोई भी पॉइंट में लूंगा तो उसका जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो है या नहीं है? ऊपर तो गया ही नहीं. तो एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का जीरो होता है, वाई जेड प्लेन पे किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और एक्स जेड प्लेन पर किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है. ठीक है, क्लियर है ये चीजें? ओके. तो अब उसने क्या कहा था मुझे? लेटस से कि ये है मेरी एक्स एक्सिस और ये है मेरी वाई एक्सिस और ये है मेरी जेड एक्सिस. उसने क्या कहा था? एक्स वाई प्लेन पर एक यूनिट वेक्टर लिखिए या बनाइए जो कि 30 डिग्री एंगल बनाता हो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ. लेटस से ये पॉजिटिव डायरेक्ट, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इसके साथ एक कोई वेक्टर है. लेटस से ये वो वेक्टर है. ये वेक्टर क्या करता है? 30 डिग्री का एंगल बनाता है.
पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब आप इमेजिन करो, देखो मैं अलग से ड्रॉ करके इमेजिन कराता हूँ। ये फ्लोर है मेरा, एक्स वाई प्लेन का मतलब है फ्लोर, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें जेड कोऑर्डिनेट 0 है ना। इमेजिन हो पा रहा है बेटा? ये एक फ्लोर है, ये फ्लोर है, और फ्लोर से ये हाइट है, तो हाइट पे तो मैं गया ही नहीं, मैं एक्स वाई प्लेन पर ही हूँ। तो ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर होगा इस एक्स वाई प्लेन, केवल स्पेसिफिकली एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो इसके साथ 30 बना रहा है, तो इसके साथ वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। क्यों? फ्लोर के अंदर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर है, फ्लोर के अंदर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल एंगल तो, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो 90 डिग्री तो नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये एंगल 90 डिग्री नहीं दिख रहा है क्योंकि अपन 3D में बना रहे हैं, बट एक्चुअली ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये रेक्टेंगल है एक्चुअली। अभी बनाने में हमने ऐसे बनाया, अभी केवल मैं 2D प्लेन बनाऊं तो ऐसे ही तो बनाऊंगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, पर अब 3D प्लेन में से टेढ़ा बनाना पड़ रहा है, तो ये 90 डिग्री है, तो उसमें से 30 डिग्री ये ले गया, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? कितना डिग्री हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री हो जाएगा। और एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो, सॉरी, ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ तो 30 डिग्री बना रहा है, ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ हमने पता लगाया 60 डिग्री बना रहा है, और ये वेक्टर क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर है, कहां पर है बेटा? तो एक्स वाई प्लेन पर कोई भी लाइन होगी, कोई भी लाइन होगी, है तो ये वेक्टर ही ना, वेक्टर एक लाइन ही तो होती है, वो जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी बताओ? 90 डिग्री, क्योंकि जेड एक्सिस इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस जो है बेटा वो इस पूरे प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो एक्स वाई प्लेन पर कोई भी वेक्टर होगा वो इसके साथ, अभी आपको लग रहा होगा कि ये सीधा है, अभी आपको क्या लग रहा होगा बेटा? ये सीधा है, बट ये देखो ऐसे है, ये देखो ऐसे है, ये प्लेन है, इस प्लेन पर ये वेक्टर है कहीं पर भी, इस प्लेन पर ये कहीं भी वेक्टर है ऐसे, और जेड एक्सिस तो यूं है, तो इस प्लेन पर कहीं भी कोई वेक्टर होगा तो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा ये 90 डिग्री। तो अभी थ्री उसमें 2D प्लेन पे बनाने में दिक्कत आएगी, बट आप समझे कि ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर इसके साथ परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर इसके साथ परपेंडिकुलर है, समझ आया? आपको लग रहा होगा कि सर ये तो सीधा हो गया, सीधा नहीं है, ये प्लेन पर है, ये वेक्टर तो प्लेन पर है और वो एक्सिस ऐसे हाइट पर है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इसके साथ 90 डिग्री, तो आपको ये पता चल चुका है कि ये वेक्टर ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ कितने कितने डिग्री का एंगल बनाया, ये आपने पता कर लिया। अब एक बार अगर आपने ये पता कर लिया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, फिर आपको यूनिट वेक्टर और लिखना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जब भी लिखना हो तो आप उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालें और डायरेक्शन कोसाइंस को ही स्केलर कंपोनेंट्स मान के वेक्टर लिख दो, वही तो यूनिट वेक्टर होता है। समझ में आई ना बात? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हेयर देखो, हेयर लेट अस से ये वेक्टर ओ ए है ना, हेयर वेक्टर ओ ए है ना, एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन वेक्टर ओ ए एंड एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये तो गिवन है हमको है ना, ये तो बच्चों हमको गिवन है, कितना है? 30 डिग्री। एंड सिंस सॉरी, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, सो अच्छा ये एक्स वाई प्लेन पर है, सुनो एक्स वाई प्लेन पर है इसलिए ये दूसरा एंगल 60 डिग्री निकल के आया, अगर ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन पर नहीं होता तो फिर कोई गारंटी नहीं थी कि ये दूसरा एंगल वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री निकल के आएगा। इमेजिन करो बेटा, ये एक्स वाई ये फ्लोर पर ही है, ये वेक्टर ये फ्लोर पर ही है, तो अगर ये एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा होगा जैसे भी, तो वाई एक्सिस के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना ही रहा होगा ना। बट अगर ये एक्स वाई प्लेन पे नहीं होता तो फिर एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो भी बनाया उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाई एक्सिस के साथ बना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इस केस में जरूरी है। तो ये बात हमको लिखनी पड़ेगी, सिंस वेक्टर ओ ए लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, ये तो पूरी ज्योमेट्रिकली मैंने आपको खोल के बताई है सारी बात। अब फिर इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, अगर ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हो और शॉर्ट में करना चाहते हो तो क्या करें, है ना। सिंस वेक्टर ओ ए लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन वेक्टर ओ ए एंड वाई एक्सिस क्या निकालेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर ओ एंड वाई एक्सिस क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, दैट मींस 90 माइनस 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते थे? अल्फा, याद है? तो ये अल्फा हो चुका है। और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता था
उसको हम क्या बोलते थे, बीटा। अब बात रही गामा की, तो अगेन अगेन भाई वेक्टर ओ अगर एक्स वाई प्लेन पर है, सिंस वेक्टर ओ ए लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, ये बात दोबारा लिख रहा हूं मैं, सो सो एंगल बिटवीन वेक्टर ओ ए एंड जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, एंड जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे कोई भी चीज, कोई भी लाइन, कोई भी वेक्टर रखा हुआ होगा वो जेड एक्सिस की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन खुद ही परपेंडिकुलर है किसके, जेड एक्सिस के। ठीक है ना, दैट इज गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अल्फा बीटा गामा अगर हमारे पास है, ठीक है ना, तो अब अपन नेक्स्ट क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, क्या निकाल देते हैं। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओ ए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओ ए आर, ये गामा ही तो है, अच्छा गामा गलत बना, अल्फा बना दिया मैंने, नॉन मैथ्स वाले और नॉन साइंस वाले हैं यार, क्या करें, भूल जाते हैं। आर गिवन बाय आर गिवन बाय एल एम एन, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, एल दैट इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम दैट इज इक्वल टू कॉस बीटा, एंड एन दैट इज इक्वल टू कॉस गामा। सो अल्फा बीटा गामा है आपके पास, कॉस अल्फा मीन्स 30 डिग्री, कॉस बीटा कितना है आपके पास 60 डिग्री, एंड ये जाएगा कॉस 90 डिग्री। वैल्यू वाइज कॉस 30 कितना होता है, हाफ, कॉस 60 नहीं, कॉस 30 हाफ नहीं होता, √3/2, √3/2 और 60 डिग्री हाफ, एंड 90 डिग्री पे क्या हो जाता है, जीरो, कॉस 90 जीरो। ठीक है ना, तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ चुके हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ क्या आ चुके हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस। अब डायरेक्शन कोसाइंस आ चुके हैं, तो अगर आपको यूनिट वेक्टर ही चाहिए, वेक्टर ओ ए की डायरेक्शन में आपको पूरा वेक्टर नहीं चाहिए, मतलब जनरल वेक्टर नहीं चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस की थोड़ी कमी है, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, नाउ unit vector in the direction of, now unit vector in the direction of vector OA, in the direction of vector OA is given by OA cap, and OA cap की वैल्यू क्या हो जाएगी, LI cap प्लस MJ cap प्लस NK cap। एलिमेंट है आपके पास, दैट मीन्स √3/2 I cap प्लस हाफ J cap, और n तो वैसे भी जीरो है, चाहे से लिखो जीरो के कैप या नहीं भी लिखो, केवल इतना भी छोड़ दो तो भी आपका आंसर करेक्ट। मैच करो पीछे से, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस कहानी से सबसे पहली शिक्षा तो क्या ली आपने, कि पहले तो ऐसा होता था कि अगर किसी वेक्टर का दो एक्सिस के साथ एंगल गिवन होता था तो मैं तीसरे एक्सिस से निकाल पाता था। ऐसा क्वेश्चन भी किया था अपन ने, शायद पिछली एक्सरसाइज में किया है या उससे पिछली में किया है, कि हमारे पास दो डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो तीसरा डायरेक्शन कोसाइन अपन ने निकाला है। ठीक है, लेकिन इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि अगर एक एक्सिस के साथ ही एंगल गिवन हो तो बचे हुए दो भी निकाल सकते हो, बट प्रोवाइडेड दैट कि वो जो वेक्टर है वो किसी न किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पे ला करना चाहिए, या तो एक्स वाई प्लेन पे या वाई जेड प्लेन पे या एक्स जेड प्लेन पे। एक्स्ट्रा बात ये गिवन होनी चाहिए, तब तो आप एक से बचे हुए दो निकाल सकते हो, बट अगर ये प्लेन पे लाइन नहीं कर, मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन पे लाइन नहीं करता है, देन इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही एंगल गिवन और बचे दो निकालो, फिर दो एंगल चाहिए और फिर तीसरा एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है।
अब इसका सेकंड मेथड देखो, ये तो पूरा ज्योमेट्रिक मेथड है सारा, ये मतलब पूरा बेसिक्स में घुस जाने वाला मेथड है। अब ज्योमेट्रिक जो दूसरा मेथड है, थोड़ा डायरेक्ट मेथड की अगर अपन बात करें तो देखो, हम ये देखेंगे कि फिगर भी नहीं बनाए, सपोज करो हम क्या करें, फिगर भी नहीं बनाए, तो देखो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। देखो हमको पता है कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो, 30 डिग्री। तो मैंने लिख दूंगा, तो हमारे पास सपोज करो अल्फा है 30 डिग्री, अल्फा 30 है, तो स्ट्रेट अवे मैं एल निकाल लूंगा, एल होता है कॉस अल्फा, एंड कॉस अल्फा इज व्हाट, कॉस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू √3/2। तो एक डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया मैंने, ठीक है, एक डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। अब बात है कि मुझे बचे हुए दो डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो देखो एम और एन निकालने के लिए कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ठीक है। तो अब देखो, अगर वो एक्स वाई प्लेन पर है, अगर वो एक्स वाई प्लेन पर है, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, उसका जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, 0। दैट मींस बीटा का तो पता नहीं है, लेकिन सर अगर वो इस पर है तो यहाँ पर जो भी गामा है वो तो 0 है, इस चीज का फिक्स है। उल्टा उससे गामा निकल के आ रहा है कि 90 डिग्री। समझ में आई बात? क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई प्लेन, कोई भी वेक्टर या लाइन या पॉइंट कोई भी एक्स वाई प्लेन पर होगा, तो उसका जेड कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। जेड कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, उस वेक्टर का जो के कैप वाला कंपोनेंट है वही तो जेड कोऑर्डिनेट है या नहीं है, तो वो 0 है, तो यानी कि cos गामा क्या है, 0 है। उल्टा गामा से निकल के आ गया 90 डिग्री। मतलब पिछले केस में अपन ने एंगल से डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहा हूँ, इसमें मैं डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो से एंगल निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब केवल क्या बचता है, बीटा, क्या बचता है, बीटा। तो हमको पता है कि cos बीटा क्या होता है, और ये किसकी वैल्यू थी, ये m की वैल्यू थी। हमको क्या पता है कि cos बीटा क्या होता है, n के बराबर होता है, और वो मिसिंग है, वो मिसिंग है। कोई बात नहीं, एक रिलेशन है मेरे पास, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल की वैल्यू स्ट्रेट अवे गिवन, अच्छा उल्टा लिख दिया, यस। ये तो है m की वैल्यू जो मिसिंग है, और ये n की वैल्यू स्ट्रेट अवे है क्योंकि एक्स वाई प्लेन दे दिया। अगर वाई जेड प्लेन देता तो क्या चीज 0 रख पाते मैं, अगर मुझे वाईजेड प्लेन देता कि वो जो वेक्टर है वाईजेड प्लेन पर है, तब मैं स्ट्रेट अवे एक्स कोऑर्डिनेट 0 रखता, दैट मीन स्ट्रेट अवे एल 0 हो जाता। और अगर एक्स जेड प्लेन देता तो स्ट्रेट अवे एम 0 हो जाता, ठीक है, क्लियर है। तो एक एक प्लेन के हिसाब से एक एक कोऑर्डिनेट 0 कर दो, √3/2 का होल स्क्वायर, एम जो है वो तो मिसिंग है, एज इट इज पुट अप कर दो, और एन क्या है, 0 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1। एम स्क्वायर की वैल्यू इज 1 माइनस 3/4, और यहाँ से आ जाएगा 1/4, 1/4। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 1/2। m की वैल्यू हो गई 1/2, दैट मीन्स ये 1/2 है। अब आपको वेक्टर बनाना था, तो l, अगर आपको यूनिट वेक्टर बनाना था तो वो LMN से ही बनेगा, इससे इससे और इससे बना दो कि √3/2 आई कैप 1/2 जे कैप 0 के कैप, खत्म, ठीक है, क्लियर है। तो इस रिलेशन को यूज करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस ये क्वेश्चन अच्छे से सबको समझ में आया? एनी वन ऑफ यू जिसको कोई डाउट हो तो पूछो। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? बोलो तनीषा, समझ में आ गया? No, sir. ओके, नो सर, समझ में नहीं आया या Yes, डाउट नहीं है? sir. फिर यस सर, तो अब यस सर का भी एक्सप्लेनेशन दो कि समझ में आ गया या डाउट है। अब यस सर नो सर मत बोलो, क्लियर बोलो कि सर समझ में आया, ये सर डाउट है या क्या। Sir, समझ में आया. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड। Sir, आ गया समझ में. ओके ओके, हमको भी समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन को तो करना हमारी एक तरीके से तौहीन होगी, बट चलो कर देते हैं। हाँ, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। सपोज करो मेरे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है P, इसके हमको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 एंड z1, एंड देयर इज अनदर पॉइंट Q, उसके हमको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2 एंड z2। अच्छा, इससे पहले वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना ना। सपोज करो अपने को
इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स चाहिए। तो सपोज करो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या बन गया हमारा, वेक्टर पी क्यू। तो वेक्टर पी क्यू के पहले वेक्टर पी क्यू की कंपोनेंट फॉर्म कैसे लिखेंगे बताओ। टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 दिस मच ऑफ आई कैप, फिर y2 माइनस y1 दिस मच ऑफ j कैप, एंड z2 माइनस z1 दिस मच ऑफ k कैप। तो ये तो हो गई इसकी कंपोनेंट फॉर्म। अब आपसे क्या पूछें, स्केलर कंपोनेंट्स पूछें। तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं किसी भी वेक्टर के, आई कैप जे कैप के कैप हटा दो, जो बच गया वही स्केलर कंपोनेंट्स हैं, है ना। नाउ स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर pq आर पहला स्केलर कंपोनेंट x2 माइनस x1, कॉमा दूसरा स्केलर कंपोनेंट y2 माइनस y1, एंड तीसरा स्केलर कंपोनेंट z2 माइनस z1। आंसर। और अगर वेक्टर कंपोनेंट्स पूछता तो क्या लिखते हैं, पूरा x2 माइनस x1 आई कैप, दूसरा y2 माइनस y1 j कैप, एंड तीसरा z2 माइनस z1 k कैप। ओके फाइन, बढ़ते हैं आगे। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन भी तो है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालना कौन सी बड़ी बात है, वेक्टर pq का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू होल रूट ऑफ x, इसके स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम का रूट, राइट। स्क्वायर करो, सम करो, रूट करो, दैट इज इट, आंसर। क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास वैल्यूज हैं क्या एक्स वाई जेड की? अरे नहीं, क्या फर्क, क्या देखो पीछे इसी फॉर्म में होगा आंसर। इसी फॉर्म में। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइडेंटिटी लगाने के बाद अगर कुछ हासिल होता, ऐसा दिखता कुछ कट रहा है, या तो फिर हम करते हैं ना, या फिर जुड़ता। सपोज करो यहाँ एक्स स्क्वायर आता, वहां एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर भी होता, लेकिन इधर तो x की है फिर y की, ना तो वो जुड़े ना कटे ना कुछ हो, उल्टा लेंदी हो जाएगा ना। तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर भाई। मैं फर्स्ट एंड थर्ड ही है काम के, बाकी सब छोटे मोटे क्वेश्चन है ऐसे ही, जितना मेरे को ध्यान में आ रहा है। हाँ जी, एक गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहली एक्सरसाइज में किया था, डिस्प्लेसमेंट निकालने का, याद है। बट वहां पे अपन ने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकाला था बड़ा ही आसानी से। और आपको याद हो तो वहां पर तो शायद अपन ने कंपोनेंट फॉर्म भी नहीं निकाली थी, डिस्प्लेसमेंट बस ऐसे ही निकाल दिया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, या कंपोनेंट फॉर्म निकाली थी, देखना। उस वहां पर अपन ने, क्योंकि वहां तक तो कंपोनेंट फॉर्म शायद पड़ी नहीं थी। एक्सरसाइज नंबर 1 में डिस्प्लेसमेंट निकाला था, देखो ध्यान से। फर्स्ट सेकंड अब ये याद नहीं है, फर्स्ट ही था कंपोनेंट फॉर्म। वो एंगल तो इसमें बनवा रहा है ना, नॉर्थ साउथ किया था, वही करना है। लेकिन उसमें जो अपन ने डिस्प्लेसमेंट निकाला, वेक्टर फॉर्म में निकाला था डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट अपन ने निकाला वो वेक्टर फॉर्म में, अपन ने कंपोनेंट फॉर्म नहीं लिखी होगी, वो सीधे ही वेक्टर लिख दिया गया। उसका कारण ये है कि तब तक कंपोनेंट फॉर्म पड़ी नहीं थी। और अभी अपन क्या करेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में इसका सब कुछ लिखेंगे, ये वेक्टर बनाएंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे। ठीक है, ये क्या कहता है, चलो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना देते हैं फिर इसी बात पे। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको बनाना आता ही है। पेपर के ऊपर हम जब भी डायरेक्शंस बनाएंगे तो ऊपर क्या बनेगा हमेशा, नॉर्थ, दिस विल बी साउथ, एंड राइट हैंड साइड पे ईस्ट, एंड दिस विल बी वेस्ट। और इसको मैं मान लेता हूं मेरा ये है एक तरीके से ओरिजिन, राइट। अब कहाँ कहाँ जा रही है वो लड़की, हम लड़की क्यों जाती है, पिछली बार में भी गर्ल वॉक्स था। हाँ, तो उनको भेज क्यों रहे हो। एक गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, लेट अस से कि ये गया, यहां तक आ गया, मान लेता हूं मैं। ठीक है, ये कितना है, 4 किलोमीटर। उसके बाद, हाँ उसके बाद देखना, सपोज करो वो इस पॉइंट पे आ गई, लेट अस से इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूं ए। ठीक है, ए पॉइंट पे आ गई वो। अब शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन। अब 3 किलोमीटर कैसे चल रही है, डायरेक्शन देखो, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से ईस्ट, देखो नॉर्थ से ईस्ट कैसे जाओगे, सपोज करो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से ईस्ट ऐसे ही जाओगे, नॉर्थ से ईस्ट ऐसे जाओगे ना, राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है। अगर नॉर्थ से वेस्ट होता तो लेफ्ट साइड पे जाते हैं, ऐसे ही करता। तो मैं क्या करूंगा, जाना तो मुझे नॉर्थ ईस्ट है, देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वैसे तो ये वाली होती है,
अब मुझे वहां से जानी है वाली डायरेक्शन, लेकिन ये एंगल कैसे मेजर करूं, तो ये आप नॉर्थ का 30 डिग्री चेक करोगे, क्योंकि उसने ईस्ट ऑफ के बाद जो चीज लगी हुई है ना, ऑफ के बाद क्या लगा हुआ है, नॉर्थ। दैट मीन्स नॉर्थ वाली जो एक्सिस है उससे वो 30 डिग्री एंगल बना रही है। समझ में आया क्या? तो मैं क्या करूंगा, एक ही सीध में एक इमेजिनरी नॉर्थ एक्सिस बनाऊंगा। नॉर्थ तो पीछे ही रह गई ना, तो मैं इसको डिस्प्लेस कर सकते हो ना वेक्टर्स में। वो अभी आप सपोज करो आपने नॉर्थ डायरेक्शन को इधर शिफ्ट कर दिया, अब इस नॉर्थ से 30 डिग्री इधर घूमना है। समझ आया? अब इससे 30 डिग्री जब आप इधर घूमोगे तो फाइनली आप ऐसे चल रहे हो, दैट मीन्स। और 3 किलोमीटर ये तो थोड़ा छोटा बनाओ लाइक दिस, ताकि वो जस्टिफाई तो हो। मैं नीचे 4 है तो 4 से छोटा तो दिखाई दे। ठीक है, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। लेट अस से कि वो बी पे आके पहुंच गई। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अब स्टॉप हो गई बी पे वो। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर यहाँ से, जहां से रवाना हुई और अब जहां पर है, वो आपको चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। दैट मीन्स आपको ये वाला वेक्टर, वेक्टर ओबी, वेक्टर ओबी आपको फाइंड आउट करना है। समझ आया? कौन सा वेक्टर फाइंड आउट करना है? वेक्टर ओबी, दिस। ओके, और ये 4 है और ये 3 है। देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं यहां तक? इसको यहां लिख देता हूं मैं। ये वाली डायरेक्शन है 3 किलोमीटर, मतलब ये वाली डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। वहां पे कंजेस्टेड हो रहा है। ठीक है, अब सुनिए, आपको चाहिए वेक्टर ओबी। तो वेक्टर ओबी के लिए पहले आप कहां गए, पहले आप यहां गए और फिर यहां से आप यहां गए। तो आप ट्राइंगल लो लगाओ, तो वेक्टर ओ ए के अंदर ए बी जोड़ेंगे तब फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी ओबी। भी आप किस रास्ते से गए, पहले ओ से लेके ए पे गए, फिर ए से लेकर बी पे गए। तो वेक्टर ओ ए में वेक्टर ए बी ऐड करूं तो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओ बी आएगी नहीं आएगी, बताओ? तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल लो लगाता हूँ, यूजिंग ट्राइंगल लो, यूजिंग ट्राइंगल लो। ट्राइंगल लो इसमें एक बार नहीं 2 बार लगेगा। तो सिंपल सा अभी फर्स्ट जो कंडीशन दिखाई दे रही है, यूजिंग ट्राइंगल लो इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल में है? ट्राइंगल ओ ए बी में। ओ ए बी, या कैसे भी ट्राइंगल का नाम तो कैसे भी लिख सकते हो। तो यूजिंग ट्राइंगल लो वी विल गेट कि वेक्टर ओ बी जो है वो कैसे आएगा, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। ये चीज हमको समझ आ रही है, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। ठीक है, तो वेक्टर ओ ए को कैसे लिखोगे? अब सुनो, आप 4 किलोमीटर तो चल रहे हो, ठीक है, और आप कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हो बेटा? वेस्ट डायरेक्शन में चल रहे हो। और ये ईस्ट वेस्ट जो होती है इसको एक्स एक्सिस मान रखा है आपने। क्या मान रखा है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के आप लेफ्ट में चल रहे हो कि राइट में चल रहे हो? लेफ्ट में चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं? 4। तो लेफ्ट में चल रहे हैं, दैट मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मैं क्या लिख दूंगा, वेक्टर ओ ए की कंपोनेंट फॉर्म -4 और एक्स एक्सिस में आई कैप। ठीक है, ना तो इसमें जे कैप है ना के कैप है, क्योंकि आप एक्सिस के ऊपर चल रहे हो। आप कहां चल रहे हो बेटा? एक्सिस के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगी, -4 आई कैप। समझ आया? बस दैट इज इट। ना तो इसमें जे कैप है ना के कैप है, क्योंकि आप एक्सिस के ऊपर चल रहे हो। यही अगर आप ईस्ट साइड चलते तो +4 आई कैप हो जाता। क्या हो जाता? +4 आई कैप। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब सुनिए, अब आपको प्लस ए बी वैक्टर निकालना है। तो अब मेरी सारी कैलकुलेशन चलेगी कि ए बी वैक्टर कैसे निकालें। समझ आया? ए बी वैक्टर को निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एक फिगर इस वाले ट्राइंगल को मैं फिर से बनाता हूं यहाँ पे, क्योंकि वहां पे बनाएंगे। या फिर चलो एक काम करता हूं, यहां से सपोज करो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ कर दिया, और लेटस से इसको मार्क कर दिया मैंने ए बी। लेटस से इसको मैंने मार्क कर दिया सी। क्या मार्क कर दिया? सी। अब मैं इस ट्राइंगल को उठा के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, देखो ट्राइंगल में क्या कैलकुलेशन होती है, ध्यान से देखो। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, ये परपेंडिकुलर है। ये ऊपर क्या है? बी। यहाँ क्या है? ए। और यहाँ क्या है? नहीं ओ नहीं है, सी है। सी है, सी। ठीक है, अब सुनो, आपको यहां से वेक्टर ए बी चाहिए। आपको यहां से क्या चाहिए? वेक्टर ए बी। अब वेक्टर ए बी जो है उस फिगर के हिसाब से कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं है, नहीं है ना। लेकिन वेक्टर ए सी और वेक्टर सी बी तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हो सकता है। देखो जो चीज डायगोनली चल रही है, ऐसे टेढ़ी चल रही है, तो उसकी कंपोनेंट फॉर्म निकालना मुश्किल है।
लेकिन जो चीज ऐसे हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस चल रही है उसकी कंपोनेंट फॉर्म निकालना आसान है। जैसे कि अभी अपन ने वेक्टर ओए की चुटकियों में निकाल दी -4 i कैप। क्यों निकाल पाए चुटकियों में? क्योंकि एक्स एक्सिस पर है या यूं कहूं एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो पता है कि इस साइड -i कैप जाओगे, इस साइड +i कैप जाओगे, ऊपर +j कैप जाओगे और नीचे -j कैप जाओगे। और अभी अपन उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, जेड एक्सिस की यहाँ पे बात ही नहीं कर। ठीक है, क्लियर आई? लेकिन ऐसी ए बी तो ऐसे टेढ़ी है। अब टेढ़ी निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं ए बी पर पहुंचने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले एसी पे जा रहा हूं और एसी से फिर सीबी पे जा रहा हूं। अगेन ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ए से बी पे पहुंचना है, मैं दो टुकड़ों में जा रहा हूं, पहले ए से सी पर और सी से बी पर। ये बात समझ आई सभी को? अब क्योंकि ए से लेके सी पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यूं चलना पड़ेगा और फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यूं चलना पड़ेगा। चलो, ये ए बी की लंबाई कितनी है, 3 है या है कि नहीं है? अच्छा, एक चीज बताना भूल गए, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये एंगल ए यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। बोलो, अभी अगर 60 डिग्री है तो एसी की लंबाई क्या हो जाएगी? पहले बताया हुआ है आपको, 3 cos 60। 3 cos 60 प्रोजेक्शन के टाइम में बताया था। और बीसी की लंबाई क्या हो जाएगी, 3 sin 60। 3 sin 60 डिग्री। अगर आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है तो आप बेस कैसे निकालते हैं उस हाइपोटेन्यूज को, cos ऑफ दैट एंगल cos थीटा से मल्टीप्लाई करके। और आप परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं उस हाइपोटेन्यूज को। और नहीं तो ये समझ में नहीं आया तो देखो, ये देखो cos 60 कैसे निकालोगे आप यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, AC, हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। अब आपको AB की जगह गिवन है ना 3, तो आप AC कैसे निकालोगे, 3 cos 60। AC कैसे निकालोगे, 3 cos 60। सिमिलरली अगर आप sin 60 लगाओ तो वहां से BC क्या निकल के आएगा, 3 sin 60। क्लियर? तो जब हमारे को हमको गिवन है ये 3 sin 60 3 cos 60, तो मैं फटाफट से ये पहले वैल्यूज निकाल देता हूँ। तो मेरी AC की वैल्यू हो गई, मतलब AC की लंबाई हो गई एक तरीके से, वेक्टर फॉर्म में नहीं, सिंपल लाइन सेगमेंट फॉर्म में मेरे पास AC की लंबाई क्या हो गई, 3 cos 60। बताओ 3 cos 60 कितना होता है, 3 इंटू 1/2, दैट मीन्स 3/2। अच्छा, फिर लगे हाथ BC भी निकाल लो। तो BC कैसे निकालेंगे, 3 sin 60। और sin 60 कितना होता है, 3 × √3/2। सिंपली क्या लिख दूंगा मैं, 3 √3/2। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। 3 √3/2 तो हो गई AC की लंबाई, BC की लंबाई। और AC की लंबाई क्या हो गई बेटा, क्या हो गई AC की लंबाई, 3/2। अब आपको लंबाई तो पता चल गई कि A से लेके C कितना दूर है और C से लेके B कितना दूर है। अब आपको केवल डायरेक्शन देना है। तो सुनो, जब आप A से लेके C चल रहे हो तो मुझे बताओ, आप एक्स एक्सिस पे तो चल ही रहे हो। हाँ बताओ। उसको तो भूल जाओ, अब अपन यहाँ है। अब अपना अपना टारगेट, उस टाइम अपना टारगेट क्या था, सुनो, चलो स्क्रीन पे देखो। उस टाइम अपना टारगेट था O से B पे जाना, तो मैंने रास्ता चुना O से A से B। अब O से लेके A तक का तो वेक्टर फॉर्म ये आ गई, A से लेके B की वेक्टर फॉर्म चाहिए। अब ए बी देखो, देखो पहले देखो OB भी टेढ़ा था, डायगोनली था, तो आपने ये वाला रास्ता चुना। लेकिन ये वाले रास्ते में वापस AB भी टेढ़ा आ गया, वापस AB भी टेढ़ा आ गया ना। तो अब AB जाने के लिए अगेन ट्रायंगल लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया परपेंडिकुलर बना के, ये वाला। अब आपको A से B पे जाना है, तो A से B पे जाने के लिए रास्ता कैसे चुनोगे, A से लेके C। आप C से लेके A पे जाओगे तो फिर सपोज करो आप C से लेके A पे जा रहे हो, तो दो रास्ते कहाँ हुए, तो फिर तो आप C से लेके A जा रहे हो, A से लेके B जा रहे हो, फिर C से B का तो कोई रोल ही नहीं हुआ इसमें। आप ऐसे तो ना जाओगे सर C से B चले जाओ, C से A चले जाओ, तो आप अल्टीमेटली B पे पहुंचना है ना आपको। तो आप दो रास्ते कैसे चुनोगे, A से लेके C और C से लेकर B। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं यहाँ पर कि ये जो वेक्टर AB है, ये -4 i कैप तो आई चुका है। वेक्टर AB कैसे निकलेगा, वेक्टर AC प्लस वेक्टर CB। वेक्टर AB कैसे निकलेगा, वेक्टर AC। भाई आपको A से लेके B जाना है तो आप A से लेके C और C से लेके B चले जाओ। AC और CB का रास्ता इसलिए चुन रहा हूं क्योंकि वो वाली वेक्टर्स हैं जो कि या तो एक्सिस के ऊपर है या एक्सिस के पैरेलल है। जैसे AC तो जस्ट उसके ऊपर ही है और CB जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। समझ आया? ठीक है, अब आपने रास्ता तो पसंद कर लिया, आपको मैग्नीट्यूड भी पता है उसका। AC का मैग्नीट्यूड पता है कितना निकाल लिया आपने, 3/2। और BC का भी मैग्नीट्यूड पता है आपको, 3 √3/2। बात करते हैं डायरेक्शन की। अब मुझे एक चीज बताओ स्क्रीन पे देखकर कि जब आप A से लेके C पे चल रहे हो तो यू आर वॉकिंग ऑन एक्स एक्सिस,
यू आर वर्किंग ऑन एक्स एक्सिस, तो आपके पास आई कैप होगा ओनली, आपके पास क्या होगा ओनली आई कैप। लेकिन आप ईस्ट साइड चले कि मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस चल रहे हो या नेगेटिव साइड चल रहे हो? अरे ए से लेके सी, ए से लेके सी पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, दैट मींस आप आई कैप अब की बार नेगेटिव नहीं लोगे। जैसा आपने पहले -4 लिया था, 4 किलोमीटर आप वेस्ट की साइड चले थे तो आपने -4 लिया था, अब एक्चुअली आप ईस्ट साइड चल रहे हो, कितना चल रहे हो? एसी की वैल्यू है आपके पास 3/2, तो क्या लिख दोगे एसी वेक्टर, एसी वेक्टर की जो आप क्या लिखोगे 3/2 आई कैप, ये वेक्टर एसी की कंपोनेंट फॉर्म है एक तरीके से, राइट। प्लस अब सी भी सुनो, सी भी, अब आप सी पे आ गए, तो सी से आपको ऊपर जाना है, दैट मींस आपको कहां चलना है? जे कैप पे चलना है। कहां चलना है आपको? जे कैप पे चलना है। कितना ऊपर चलना है? कितना ऊपर चलना है बेटा? बीसी की लंबाई देखो ना, सीबी की लंबाई 3√3/2, और जब आप ऊपर चलोगे तो आप पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस चल रहे हो, तो फिर आप क्या लिख दोगे? जे कैप। इन केस अगर आपको नीचे चलना होता तो आप क्या लिखते? -जे कैप, ठीक है। तो +3√3/2 जे कैप, दैट इज इट। इसको सॉल्व कर लो, आपकी कंपोनेंट फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। तो -4 + 3/2 उसको सॉल्व करना जरा, -4 × 2 -8, -8 + 3, माइक ऑन रह गया किसी का, प्लीज ऑफ करो। -4 × 2 -8, -8 + 3 -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। और के कैप का अपन यहाँ जिक्र करेंगे नहीं क्योंकि अपन 2D प्लेन पर ही बना रहे हैं इस डिस्प्लेसमेंट को। दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक करो जरा। So the final displacement of the girl from the initial point is given by a vector which is vector OB and उसकी component form ये निकल के आ रही है। मैच हो गया? लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? The net displacement of the girl from its initial point O to its last point terminal point B is given by vector OB equal to -5/2 I cap plus 3√3/2 J cap। ठीक है, आपके मिसलेनियस का पहला एग्जांपल भी ऐसा ही है, तो ट्राई सॉल्व दैट क्वेश्चन आल्सो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करना, थर्ड वाला। चले आगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ वेक्टर a इक्वल टू b प्लस सी, देन इज इट ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c है? जस्टिफाई योर आंसर। क्या कह रहा है? अगर वेक्टर a b प्लस c है तो उनका मैग्नीट्यूड भी उसी फॉर्म में चलेगा या नहीं चलेगा? पहले तो बताओ ट्रू है कि नहीं है, और अगर ट्रू है तो भी जस्टिफाई करो, और ट्रू नहीं है तो भी जस्टिफाई करो कि ट्रू क्यों नहीं है। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? अब देखो वही ट्रायंगल वो बना देते हैं, लेट अस से कि ये ऐसा एक ट्रायंगल है, मान लो ये तो है वेक्टर बी, ठीक है, और ये है वेक्टर सी, और ये है वेक्टर ए। तो मैंने जानबूझ के एबीसी ऐसा लिए हैं ताकि जैसा उसने कहा है वो चीज जस्टिफाई हो सके। देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। मैं यहाँ से लेके यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, सीधे मैं यहाँ से यहाँ भी जाऊं, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए मान लूं तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगा, दिस प्लस दिस, ओके। अब आप सोचो कि ऐसा भी होगा कि भाई ये जो लंबाई है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इस मैग्नीट्यूड और इस मैग्नीट्यूड का सम हो। क्लियरली हमको पता है, हमने शायद 9th-10th में ही सीख लिया था कि किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कब पॉसिबल है, जब किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो, क्योंकि अगर बराबर हो जाएगा तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। भाई यहां से लेके यहां तक का सम और यहां से लेके यहां तक का सम अगर टोटल सम के बराबर है, भाई यहां से लेके यहां तक की लंबाई और यहां से यहाँ तक की लंबाई का जो जोड़ है अगर वो टोटल लंबाई के बराबर है, तो ये 3 पॉइंट्स पे ट्रायंगल का बना रहे हैं तो कोलिनियर है। अगर आपको ट्रायंगल फॉर्मेशन करना है तो वो बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। लेकिन वेक्टर के केस में सुनिए, वेक्टर के केस में सुनिए कि ट्रायंगल लो तो हम लगा रहे हैं, ट्रायंगल लो तो हम लगा रहे हैं, उसने थोड़ा कहा ट्रायंगल लो करो, उसने तो कहा कि आप यहां से लेके यहां जाओ, फिर आप यहां से लेके यहां जाओ, तो फिर आप सीधे जाओ, तो बात तो एक ही है ना।
तो एक पर्टिकुलर केस में ये सच हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सच नहीं हो सकता है। ये कब सच हो सकता है? जब ये ट्राइंगल ना बन के ये पॉइंट्स जो है मेरे कोलिनियर बने। क्या बने? कोलिनियर बने। तो मैं क्या लिख दूंगा? हेयर हेयर वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बनाया है मैंने, ठीक है ना। एंड अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी बनाऊं, then it will imply that, suppose करो ये मैं नाम दे देता हूं उसका a b c, then it will imply points a b c are collinear. Points a b and c are collinear, ठीक है। तो कोलिनियर के केस में तो ये ट्रू हो जाएगा कि वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर c है, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। but in case they are not collinear, in case they are not collinear, in case they are not collinear, तो कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर नहीं है तो वो क्या है? देखो दो ही दो बातें हो सकती हैं दुनिया में, या तो 3 पॉइंट एक प्लेन पर कोलिनियर है या फिर वो ट्राइंगल बना रहे हैं। तीसरी कोई बात हो सकती है क्या? या तो तीनों कोलिनियर है, एक ही लाइन में ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं, या ट्राइंगल बना रहे हैं। तो इन केस दे आर नॉट कोलिनियर, देन क्या होगा? देन दे फॉर्म ए ट्राइंगल, देन दे फॉर्म ए ट्राइंगल। और ट्राइंगल का तो लॉ है कि सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है ना। दे फॉर्म ए ट्राइंगल एंड वी नो दैट, या फिर सीधे लिख लो, सो ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? ए सी। दैट इज, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी, क्योंकि ट्राइंगल लॉ है बेटा कि दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। और वी कैन से ए बी को क्या लिया है मैंने? वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली इन वन केस, अदरवाइज इट इज फॉल्स। एक ही केस में वो ट्रू है जब वो पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज अगर वो कोलिनियर नहीं है तो वो बाकी सारे केसेस में फॉल्स हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है? तो लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लूंगा मैं, hence magnitude of vector A equal to magnitude of vector B plus magnitude of vector C is true only when the three vectors are collinear, only when the three vectors vector A comma vector B and वेक्टर सी। अरे कोलिनियर प्रूव करने के लिए भी तो यही करते हो, आपने पिछले एक्सरसाइज में किया था ना, कि इस एक्सरसाइज में शायद एक क्वेश्चन है कि आप 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करो। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए आप यही तो करते हो कि वेक्टर, किसी भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे वेक्टर के बराबर करते हो, तभी तो कोलिनियर प्रूव होता था। तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उसने कह दिया कि दो वेक्टर्स का सम तीसरे के बराबर है, तो उससे क्या ट्रू होगा? कि ये तीनों वेक्टर्स कोलिनियर है। बट हमेशा वेक्टर्स कोलिनियर थोड़ा ना होते हैं। इनकेस अगर वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है तो फिर ये चीज थोड़ा ना प्रूव होगी कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, मतलब मैग्नीट्यूड के सेंस में। लेकिन विदाउट मैग्नीट्यूड के सेंस में तो हो रही है कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड के सेंस में नहीं हो रही है। दैट मीन्स ये बात जो स्टेटमेंट है हमेशा ट्रू नहीं होगा। इज ट्रू ओनली व्हेन द थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर कोलिनियर ओनली। बस ये ओनली वर्ड लगा दिया ना, दैट मीन्स ये केवल इसी केस में ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट नहीं है? इसी एक्सरसाइज में कोलिनियर वाला शायद क्वेश्चन है, चलो देखेंगे आगे। कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स मल्टीप्लाइड बाय आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। बिल्कुल ही सस्ता क्वेश्चन दे दिया इसने। तो आपको दे दिया कि ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, आपको वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए, तो इस वेक्टर को कुछ भी मान लो जो आपके मन है, ए वेक्टर मान लो। वेक्टर ए क्या दे रखा है आपको? एक्स इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दें तो एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, ये हो गया ये वाला वेक्टर। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो और 1 के इक्वल कर दो, क्योंकि क्या कह रहा है वो?
यूनिट वेक्टर है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होता है स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर के सम का रूट। अगेन अगेन अगला वाला भी एक्स ही होगा, उससे अगला वाला भी एक्स ही होगा, तो इसका रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, 3x स्क्वायर। ठीक है, उसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स। ठीक है, अब एक चीज सुनो बच्चों, एक चीज सुनना, इधर देखो स्क्रीन पे। लेट अस सपोज करो कोई चीज है, कोई चीज है, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, वो हमेशा क्या रहती है, ये चीज सपोज करो हमेशा पॉजिटिव, ये भी जैसे ये मैग्नीट्यूड ये हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, यानी √3x क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन इसमें से कोई एलिमेंट मिसिंग है, जैसे x मिसिंग है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जब आप इसको किसी के इक्वेट करोगे तो आप उसको पॉजिटिव नहीं प्लस और माइनस से इक्वेट करोगे, क्योंकि बेटा उसके अंदर की वो चीज तो प्लस माइनस हो सकती है ना, इस ओवरऑल पूरी चीज की वैल्यू पॉजिटिव है, इस ओवरऑल पूरी चीज की वैल्यू पॉजिटिव है, अंदर वाले x की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है। सपोज करो x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो भी ये पूरी बन के पॉजिटिव आएगी, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। कहने का मतलब ये है कि अब इसकी वैल्यू जो भी आई, अब इसकी वैल्यू जो भी आई, किसकी, √3x की वैल्यू जो भी आई, उसका आप क्या लोगे, मॉडुलस लोगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और मॉडुलस लेके 1 यूनिट के इक्वल करोगे क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है। क्योंकि कल को मान लो x अगर नेगेटिव होता, मान लो x की वैल्यू कुछ भी निकल के आती, तो नेगेटिव ऑफ √3 1 के बराबर नहीं हो सकता था, या किसी के भी बराबर नहीं हो सकता, उसका आप मैग्नीट्यूड लेते कि नहीं लेते, लेते हैं ना, बताओ लेते कि नहीं लेते। सपोज करो इसकी वैल्यू √64 आ गई, आ गई, तो अब आप √64 का आंसर तो +और -8 होता है, लेकिन आप मैग्नीट्यूड लेके उसको +8 बनाते हो, क्यों बनाते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो एक चीज याद रखना कि जब आंसर निकालना हो, अगर ये 1 यूनिट मुझे निकालना होता तो मैं सीधे सीधे पॉजिटिव 1 यूनिट ले लेता, या पॉजिटिव 2 3 4 निकालना होता, लेकिन जब गिवन है, जब गिवन है तो इस चीज की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों लेनी है, क्योंकि इसके अंदर जो मिसिंग कंपोनेंट है वो तो नेगेटिव हो सकता है ना। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो इस चीज का ख्याल रखना, यहाँ एक नहीं, या x की 2 वैल्यूज बनने वाली है, यहाँ एक नहीं बेटा, यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज बनेंगी, 2 वैल्यूज बनेंगी। तो मैंने क्या किया, इसको 1 यूनिट के बराबर कर दिया। तो √3x अगर 1 यूनिट है, दैट मीन्स या तो पॉजिटिव √3x 1 यूनिट है, और आई कैन से नेगेटिव √3x 1 यूनिट है। तो यहां से x की वैल्यू या तो है 1/√3, या फिर x की वैल्यू है -1/√। देखो पीछे आंसर तो दे, देखो 2 आंसर्स हैं कि नहीं है, एक ही है, 2 है। अब आप खुद क्रॉस वेरीफाई करो ना यार बच्चों, देखो अगर आप 1/√3 यहाँ डालोगे, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/3, 1/3, सम बनाया, अरे 1/3 छोड़ो, अगर आप -1/3 का भी स्क्वायर करोगे, अगेन 1/3, 1/3, तो x की वैल्यू -1/√3 से भी तो वो वैल्यू 1 यूनिट निकल के आ रही है ना। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अच्छा, आपने इसको 1 यूनिट के इक्वल क्यों किया, तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे भाई, √3 मॉडुलस √3x लिख के फिर आप नीचे यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट, सिंस इट इज गिवन दैट, it is given that vector A is a unit vector, vector A is a unit vector, so इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपने जो भी रखा है, क्या रखा है, मॉडुलस √3x रखा है, वो क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद की कहानी ये, ठीक है, समझ आया, ओके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करते हैं। Find a vector of magnitude 5 units and parallel to the resultant of the vector this and this. एक ऐसा वेक्टर निकाल के बताओ जो मैग्नीट्यूड तो हो जिसका 5 यूनिट है ना, और उसकी डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन उसने कह दी कि ये 2 वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट ले लो। रिजल्टेंट का मतलब होता है बच्चों इनका सम। भाई रिजल्टेंट का मतलब समझो, रिजल्टेंट मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आया,
तो दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो पता चलेगा ना फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपन कहते थे नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द जो अपन कहते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट कह दो, या फिर क्या कहते हैं उसको, रिजल्टेंट कह दो, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब दोनों का सम। ऐसे याद रख के चलो कि रिजल्टेंट का मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट, तो उससे कभी भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बस, तो अब तो बस बचा ही क्या कि वेक्टर निकालना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड सीधा सीधा दे दिया है, और डायरेक्शन जो है वो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए। उसकी जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इसकी होगी। तो लेट अस सी कि रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स को मैं वेक्टर सी मान लेता हूं। तो वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दैट मीन्स वेक्टर ए है मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, प्लस वेक्टर बी है मेरे पास i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस के कैप। ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेक्टर। इसको सम कर देता हूं मैं, तो 2 प्लस रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को सम कर दो। 2 प्लस 1 यानी कि 3i कैप हो गया, 3 माइनस 2 यानी सिंगल j कैप हो गया, और माइनस के प्लस के तो कट गया, तो कट गया एक तरीके से लिखो तो ठीक है, नहीं तो 0 के कैप हो गया। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकलती है, उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वही उसकी डायरेक्शन होती है। तो उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, दैट मींस सी कैप। सी कैप के लिए आपको पहले चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी निकालूंगा मैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का सम का रूट, यानी 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 यानी √10 हो गया है ना। नाउ सी कैप निकाल लो। सी कैप कैसे निकलेगा, वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो वेक्टर सी हमारे पास 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0 के कैप है। लिखो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ना भी लिखो तो चलेगा, मत लिखो, डिवाइडेड बाय √2 √10। तो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख सकता हूं मैं 3 अब देखो बेटा, इसका आंसर है ना जो पीछे है ना, वो रैशनलाइज्ड फॉर्म में है, जितना मेरे को ध्यान है, तो उसको यही कर देता हूँ मैं रैशनलाइज। तो आपको एक बार में लगेगा कि आंसर क्यों नहीं मैच किया। तो रैशनलाइज अगर मैं इसको करूँ तो √10 से √10 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा √10। तो यहाँ पे 3i कैप और j कैप से होगा क्या, मल्टीप्लाई, और √10 इंटू √10 हो जाएगा 10। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी √10 मतलब 3/10 √10, एक तरीके से 3/10 √10 दिस, या यूं लिख सकते हो 3√10/10। सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख देता हूं मैं, 3√10/10 दिस मच ऑफ i कैप एंड √10/10 दिस मच ऑफ j कैप। तो ये आ गया मेरा यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर अपने को डायरेक्शन देता है। ठीक है, तो नाउ अब आपको क्या चाहिए, एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 यूनिट हो और डायरेक्शन ये वाली हो, जो वेक्टर आपको दिख रहा है ये वाली डायरेक्शन आपको चाहिए। तो नाउ वेक्टर of magnitude 5 units of magnitude of 5 units and direction in the direction of vector c, direction in the direction of vector c, वेक्टर c की डायरेक्शन चाहिए। इज गिवन बाय ऐसा वेक्टर को कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे वेक्टर को अपन लिखते हैं 5c कैप की फॉर्म में। मान लो वो नया वेक्टर बन गया वेक्टर डी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5c कैप। क्यों, 5 तो मैग्नीट्यूड, वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 5 डायरेक्शन ये c कैप, क्योंकि c वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए तो c कैप चाहिए होगा। ठीक है, तो 5 इंटू सी कैप जो है, सी कैप है मेरे पास 3√10/10 i कैप प्लस √10/10 जे कैप। के कैप वाला कंपोनेंट इसमें है नहीं, दैट मींस आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे के कैप वाला कंपोनेंट नहीं है, दैट मींस ये वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन पे लाई करता है। चलो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो 5 5 5 2 10 कट जाएगा, 3/2 नहीं 3√10/2 आई कैप प्लस √10/√10 सॉरी 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 टाइम्स कट जाएगा, तो √10/2 जे कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना, जब भी आपको कह दे कि मैग्नीट्यूड तो ये है और डायरेक्शन वो है, सीधे सीधे कई बार तो कह देता है डायरेक्शन वो है, और सीधे सीधे नहीं कहता है, कई बार क्या घुमा फिरा के कहता है। कैसे कह रहा है अभी देखो, पैरेलल। तो सपोज करो दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी,
भाई कोई अगर ईस्ट साइड का वेक्टर है और उसका पैरेलल दूसरा वेक्टर जा रहा है तो वो भी ईस्ट साइड ही जाएगा, कोई नॉर्थ ईस्ट जा रहा हो तो पैरेलल भी फिर नॉर्थ ईस्ट ही जाएगा। तो पैरेलल होने का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है कि उनकी डायरेक्शन सेम होना। तो डायरेक्शन सी कैप से ले ली, मैग्नीट्यूड 5 ले लिया और आंसर आ गया 3√10/2 आई कैप प्लस √10/2 जे कैप। इसको आंसर किसे मिला लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, 3/2 √10 आई कैप सही है, प्लस √10/2 जे कैप करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 को इंपॉर्टेंट मार्क करना है, बड़ा ही आसान बट ये इंपॉर्टेंट है तो आसान, पर इस तरह के क्वेश्चन अक्सर मेरे को दिखते हैं पेपर में, है ना, तो इंपॉर्टेंट है। 7th, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, सेम टू सेम आ गया, तो यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर चाहिए मतलब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहा था मैग्नीट्यूड 5 यूनिट चाहिए, अभी यूनिट वेक्टर कह दिया, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड अब उसको 1 यूनिट चाहिए। ठीक है, और पैरेलल है तीसरे वेक्टर के, लेकिन ये कि वैसे की कंपोनेंट फॉर्म नहीं लिखी, कुछ वेक्टर्स का नहीं, कंपोनेंट फॉर्म लिखिए, बिल्कुल लिखिए, वेक्टर ए वेक्टर बी सबके लिखिए। चलो, तो इस वेक्टर के पैरेलल चाहिए तो इसी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए होगी। इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसका यूनिट वेक्टर। तो लेट अस से कि इस वेक्टर को मैं डी वेक्टर मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं वेक्टर डी। कैसे गिवन है ये वेक्टर डी, 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस 3c वेक्टर। ठीक है, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस बी वेक्टर क्या है, ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस तीनों के कंपोनेंट फॉर्म है ना, जे कैप प्लस 3k कैप प्लस 3c वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, वो मतलब सॉल्व कर देता हूँ। 2i तो यहाँ है, -2i ये कट गया और 3i बचा, केवल 3i कैप। आ जाओ सामने ही लिख दो, चलो 3i कैप। ठीक है, ओके, यहाँ पर है ट्वाइस जे, यहाँ पर क्या है ट्वाइस जे, वहां पर है माइनस माइनस प्लस, यानी ट्वाइस जे प्लस सिंगल जे यानी 3j हो गया। 3j में से ये 3 2 6 -6 करोगे, 3 - 6 क्या हो जाएगा, -3, -3j कैप हो जाएगा। लास्ट के कैप देखो, के कैप माइनस प्लस माइनस यानी के कैप -3k कैप -2k कैप, -2k कैप में फिर यहाँ पे 3, देखो ये दोनों कट जाएंगे, -3 कैप प्लस 3 कैप कट जाएंगे, केवल सिंगल वाला 2k कैप रह जाएगा, मतलब स्टार्टिंग वाला। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, एक तरीके से ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया हमको, है ना, इस पूरी चीज का रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया, ट्वाइस ऑफ वेक्टर है -b+3, इसको मैंने डी वेक्टर मान लिया। अब डायरेक्शन लेनी है इसकी, तो डायरेक्शन लेनी है तो इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का सम का रूट, तो 9 और 9 18, 18 और 4 22, √22। ठीक है जी, वेक्टर डी आ गया, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, डी कैप से निकालेंगे। डी कैप से निकाल के हम क्या कर देंगे, वेक्टर डी को मैग्नीट्यूड वेक्टर डी से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर डी है हमारे पास 3i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय √22। अलग अलग कर दो, इसका शायद आंसर रैशनलाइज फॉर्म में है या नहीं है, नहीं है शायद इसका आंसर रैशनलाइज फॉर्म में, जितना मेरे को ध्यान है नहीं है, √22 नीचे दे रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, पहले रैशनलाइज कर रहा है बाद में नहीं कर रहा है, क्योंकि बाद में वो मैग्नीट्यूड 5 यूनिट जो दे रहा था वो कट रहा था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, तो ये पूरी चीज 1 से ही मल्टीप्लाई होगी, तो √22 को मैं रैशनलाइज करके 22 बना भी दूं तो वो 22 किसी से कट नहीं रहा है ना, इसलिए उसने नहीं किया है। 3/√22 आई कैप माइनस 3/√22 जे कैप प्लस 2/√22 के कैप। ज्यादा से ज्यादा आप 2/√20 को काट सकते हो क्योंकि 222 से कटता है, बाकी तो कट ही नहीं रहे। सो दिस इज द फाइनल आंसर, यही फाइनल आंसर है भाई, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट ही रहेगा आपकी बात, क्योंकि उसने यूनिट वेक्टर पूछा है, यूनिट वेक्टर पूछा है ना, जो नया वेक्टर आप बनाओगे उसकी डायरेक्शन ये रहेगी और मैग्नीट्यूड 1 यूनिट रहेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देना, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर डी इज गिवन बाय डी कैप इज इक्वल्स टू, ये आंसर मैच कर लो, 3/√22 आई कैप फिर -3/√22 जे कैप प्लस 2/√20, करेक्ट, इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया, 7th 8th देखते हैं। शो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन व्हिच b डिवाइड्स c। देखो पहला पार्ट इज क्वाइट इजी,
सेकेंड पार्ट फिर भी थोड़ा सा दमदार है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा उसमें, और सेक्शन फॉर्मूला का भी रेशियो निकालेंगे हम। अब तक अपन ने सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो नहीं निकाला, अब तक अपन ने सेक्शन फॉर्मूला में जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके पोजीशन वेक्टर निकाला है। एक तरीके से यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, और उसके बाद मुझे रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना है। पहले जो क्वेश्चन किया उसमें रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन होता था और पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना पड़ता था, दैट मींस उसका पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ता था। चलो पहले तो पहला पार्ट निपटाओ, ये कोलिनियर है, ये डिवाइड करना है, ये अपने को प्रूव करना है, क्योंकि अगर सेक्शन फॉर्मूला तभी लगता है जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसमें प्रूव करवा रहा है कि ये कोलिनियर है, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लिखा है। तो लेट्स प्रूव फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहां तक का पार्ट करते हैं। देखो बच्चों, तीन पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, तीन पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? लेट अस से ये तीन पॉइंट है, ए, ये है ए, ये है बी और ये है सी। सिंपल सा लॉजिक है। तीन पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? जब जब इनसे जो वेक्टर बने, जैसे ए बी और बी सी, तीन वेक्टर बन गए, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी एंड वेक्टर ए सी। इनको मतलब वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा। तो ये तीनों पॉइंट्स, ये जो तीनों वेक्टर्स बने, इनमें से किसी भी दो का मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए, यानी ए बी और बी सी की लंबाई ए सी के बराबर आ जाए। सिंपल सा लॉजिक है। ए बी और बी सी की लंबाई ए सी के बराबर हो गई, दैट मींस ये कोलिनियर है, और अगर लंबाई बराबर नहीं आई तो वो कोलिनियर नहीं है। सिंपल सा लॉजिक। अब ये पता नहीं है कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी कहाँ है, ये सब मुझे नहीं पता। हो सकता है कि सी यहाँ हो, ए यहाँ हो, बी यहाँ हो, तो वो तो मुझे नहीं पता। तो हम तो क्या करेंगे, बस ये चेक करेंगे, मतलब 100% आपको ये नहीं चेक करना कि इसका मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड का सम इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है या नहीं। हो सकता है कि इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड का सम इसके बराबर हो, या हो सकता है कि इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड का सम इसके बराबर, कुछ भी हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो जाए, किसी भी दो के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के बराबर आ जाए, देन दे विल बी कॉल्ड एज कोलिनियर। ठीक है जो, तो हम वेक्टर बनाते हैं फटाफट से। पॉइंट्स तो गिवन है ही सही। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। जैसे ए और बी से वेक्टर बनेगा, जो क्या बनेगा, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो 5 माइनस 1 सीधे ही कर रहा हूं मैं, 5 माइनस 1 यानी कि 4 आई कैप, 0 माइनस माइनस 2 यानी +2 हो जाएगा, +2 जे कैप, एंड -2 माइनस -8 यानी -2 + 8 यानी कि +6 के कैप। ये हो गया वेक्टर ए बी। तीनों बनाने हैं आपको ना। वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी देखो, 11 माइनस 5 यानी कि 11 माइनस 5 यानी कि 6 आई कैप, ठीक है। 3 माइनस 0 यानी कि 3 जे कैप, और 7 माइनस -2 यानी 7 + 2 हो जाएगा अल्टीमेटली, +9 के कैप। और लास्ट वाला वेक्टर भी बना दो, वेक्टर ए सी। वेक्टर ए सी आ जाओ तो 11 माइनस 1 इट इज 10 आई कैप, 3 माइनस -2 यानी 3 + 2 इट इज 5 जे कैप, एंड 7 माइनस माइनस यानी 7 + 8 यानी 15 के कैप। वैसे देखो कंपोनेंट फॉर्म एज इट इज बराबर आ रही है, 4 और 6 10, 2 और 3 5, 6 और 9 15। बट ऐसे नहीं कर सकते कि इनका सम ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में इक्वल आ रहा है, दिस इज नॉट द वे। हमको मैग्नीट्यूड से इनको देखना पड़ेगा कि इन किसी भी दो का मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के बराबर हो। तो अब तीनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 16, 16 और 4, 16 और 4 हो गए 20, 20 और 36, 20 और 36 हो गए 56, और 56 को लिख सकते हो 4 इंटू, नहीं 8 इंटू 7 होता है ना, हाँ तो 4 इंटू 14, 14 4 से 56 होता है ना, तो 2√14 यूनिट्स। ये आ गया आपका एक मैग्नीट्यूड। देखो 14 4 से 56, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी निकालते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 36, 36 and 9, 36 and 9 becomes 45, 45 and 81, तो 80 and 40 120, 125 and 1 126, रूट ऑफ 126। रूट ऑफ 126 को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 14 9 जा होता है, 14 9 जा और रूट 126 होता है, तो 14 9 जा होता है तो 3√14 यूनिट्स। ठीक। अब लास्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी, तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सो
100 और 25 125 और वहां से 225, 225 और 125 350, 350। ठीक है, और ये क्या होता है, इसको सॉल्व करेंगे। 350 क्या होता है, देखो 2 इंटू बचा 175, 3 इंटू नहीं 2 इंटू बचा 5, 175 175 5 से करेंगे तो 5 इंटू 35 होता है, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, सही है ना, 5 टू या 10, 7 5 35। तो इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, 5√14 यूनिट्स। तो अब आप देखो इन दोनों का सम जो है इसके बराबर आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये प्रूव हो जाएगा कोलिनियर। हेयर व्हेन वी एड अप वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड, तो वी विल गेट 2√14 plus 3√14 which is equal to 5√14 and which is equal to magnitude of vector AC। तो AB प्लस AC का मैग्नीट्यूड AC के बराबर है, hence points A B C are collinear, points A B and C are collinear, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। तो ये पहला पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ ना। कोलिनियर प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से 3 वेक्टर बनाने हैं और किसी भी दो का मैग्नीट्यूड तीसरे के बराबर। यहाँ पे तो जो अपने सोचा था वही काम हुआ कि ए बी सी ऐसी सीरीज में ही चल रहे हैं, ए बी सी, बट भाई ए बी सी ऐसी सोचा था और ऐसे ही चल रहे हैं क्योंकि ए बी और बी सी का सम इसी के बराबर है। लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें ऐसी सीरीज में ना चले, तो आपको केवल इतना चेक करना है कि किसी भी दो का मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के बराबर हो। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, एक बार प्रूव हो गया ना कि ये कोलिनियर है, और कोलिनियर भी कैसे प्रूव हुआ है, ए बी सी ऐसे प्रूव हुआ है कि ए यहाँ पर है, फिर बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, ऐसे प्रूव हुआ है ये ए बी एंड सी। अब आपको ये निकालना है कि जो बी है वो इस ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तो सेक्शन फॉर्मूला के आपके लिए आपको ए बी और सी के पोजीशन वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो लेटर से ओरिजिन कहीं भी मान सकते हैं, वैसे अपन नीचे मानते थे बट चलो इस बार यहाँ मान लेते हैं, कहीं भी मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो लेटर से ये तो हो गया वेक्टर ओ ए, ये हो गया वेक्टर ओ बी और ये हो गया वेक्टर ओ सी। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -2 -8, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2, -8, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 0, -2 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 11, 3, 7। तो इसके अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहाँ से हम इसके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका वेक्टर ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप 1 है ना, -2 का मतलब -2 जे कैप, भाई इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0 है ना, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वही 1 -0 -2 8 -8, 0, तो -8 के कैप। फिर वेक्टर ओ बी के पोजीशन वेक्टर्स हो जाएंगे 5 आई कैप, सेकेंड कॉम्पोनेंट 0 है तो लिखो तो ठीक, ना लिखो तो भी चलेगा, 0 जे कैप एंड -2 के कैप। एंड वेक्टर ओ सी के वेक्टर ओ सी क्या निकलेगा, मतलब सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा, 11 आई कैप +3 जे कैप +7 के कैप। ठीक है जी। अब हमको क्या गिवन होता था कि वेक्टर क्या पूछा है आपसे, रेशियो इन विच बी डिवाइड्स एसी। तो बी एसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बी अगर एसी के ऊपर लाया कर रहा है तो ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनली डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगता था, ऐसे लगता था कि वेक्टर ओ बी की वैल्यू निकल के आती थी m इंटू वेक्टर, देखो अगर मैं इसको m/n मानू तो m इंटू वेक्टर ओ सी और n इंटू वेक्टर ओ ए, m इंटू वेक्टर ओ सी, ठीक है, प्लस n इंटू वेक्टर ओ ए डिवाइडेड बाय m प्लस, ये इंटरनल डिवीजन बाय ये पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला। आपको कैसे पता चला इंटरनल है, क्योंकि उसने कहा एबीसी कोलिनियर है और एबीसी का सीक्वेंस आपको पता चल गया, अभी आपने पहले सॉल्व किया कोलिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट में, तो आपको पता चला ए इधर है बी इधर है और सी, ए इधर है बी इधर है और सी इधर है। तो यहाँ से हमने क्या किया, फिर ये पता चल गया बी बीचों बीच है, बीचों बीच का मतलब है सॉरी, मतलब ए सी के इंटरनली लाई कर रहा है, तो वो जो आपको डिवाइड कर रहा होगा डिवीजन भी इंटरनल डिवीजन ही हो रहा होगा, उसका फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, बट नाउ अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे हम एक चीज करेंगे, देखो सेकेंड, हाँ
अब हम यहाँ करेंगे कि देखो हमको m/n चाहिए, वी नीड टू फाइंड द रेशियो m/n। जो हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे वहां पे हमको क्या करना होता था, ये ओबी वेक्टर की वैल्यू निकालनी होती थी इस फॉर्मूला से, और m/n गिवन होता था। बट इस यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे m/n चाहिए। तो मैं इसको रेशियो को m/n क्यों मानूं? मैं देखो m/n में m भी सॉल्व करना पड़ रहा है, n भी सॉल्व करना पड़ रहा है, तो मैं रेशियो को m/n नहीं मानता हूँ, मैं रेशियो को k/1 मान लेता हूँ, या λ/1 मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ रेशियो है k/1 रेदर देन m/n। हमने क्लास 10th में भी सेक्शन फॉर्मूला लगाया था, उसमें भी हम रेशियो ऑफ डिवीजन निकालते थे, तो अपन k/1 का रेशियो लेके करते थे, अगर आपको याद हो तो। k/1 का हमने रेशियो ले लिया, फाइन। तो अब m की जगह, ये m था तो m की जगह तो आ गया k, और n की जगह आ गया 1, और नीचे आ गया k+1। m की जगह आ गया k, इधर आ गया 1, k से मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे हो जाएगा k+1। और अब आपको k/1 की वैल्यू चाहिए ना, यानी k की वैल्यू आ जाएगी तो k/1 आ जाएगा। देखो कोई भी रेशियो है, जैसे 2:3 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2/3:1। सपोज करो 5:7 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/7:1। तो एनी रेशियो m/n टाइप का कोई भी रेशियो कैन एनी टाइम बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म k/1। m/n टाइप का कोई भी रेशियो कभी भी k/1 में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का फायदा ये होता है कि आपके पास a की वैल्यू, आपको k की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती है, इधर m और n दो की करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने m/n को क्या लिख दिया, k/1। ठीक है, और फिर वापस आप k/1 को वापस m/n बना दोगे, इसमें क्या है, वापस आप उस फॉर्म में भी चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब आप वैल्यूज पुट अप करो। देखो वेक्टर ओबी की वैल्यू है आपके पास 5i कैप प्लस 0j कैप। वैसे 0j कैप लिखते नहीं है, बट यहाँ कंपैरिजन का काम चल रहा है इसलिए लिख देते हैं। एक चीज और सुनो, के नहीं रख सकते क्योंकि के कैप आ रहा है ना, लेटर्स डिफरेंट लेना पड़ेगा, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, फिर तो लैम्डा, देन नो अदर ऑप्शन, ओनली लैम्डा इज द ऑप्शन। ये हो जाएगा लैम्डा, है ना, लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा, क्योंकि के कैप में के आ रहा है ना, तो लेटर सेम नहीं होने चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। ओके, तो लैम्डा इंटू वेक्टर ओसी इज 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है, प्लस 1 इंटू वैक्टर ओ ए है आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी लैम्डा था सॉरी, लैम्डा प्लस 1, होल डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। तो इट इज इक्वल टू, अच्छा ये लैम्डा प्लस 1 को मैं क्या करता हूँ, उधर ले जाता हूँ मल्टीप्लीकेशन में, है ना। तो ये हो जाता है लैम्डा प्लस 1 इंटू, ये करेंगे, मैं सीधे सोल्व कर रहा हूँ, देखो 5 इंटू लैम्डा प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 लैम्डा प्लस 5, 5 लैम्डा प्लस 5, दिस मच ऑफ आई कैप, ये एलएचएस चल रहा है ना। जीरो को सोल्व करोगे तो नथिंग, ये 0 जे कैप ही रहेगा, लैम्डा प्लस 1 इंटू 0 वही 0 जे कैप ही रहेगा। और -2 के कैप को करोगे तो -2 इंटू लैम्डा प्लस 1 क्या होता है, -2 लैम्डा -2 या फिर माइनस को बाहर ले लो, ऐसे ले लो, देखो ऐसे प्लस लगा दो यहाँ तो, हाँ, और ऐसे ले लो -2 लैम्डा -2 दिस मच ऑफ के कैप, ये एलएचएस हुई है। आरएचएस में तो मल्टीप्लाई कर दो, 11 देखो 11 लैम्डा तो यहाँ पर है और 1 वहां पर है, तो 11 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट चल रहा हूँ मैं, है ना, 11 लैम्डा प्लस 1 दिस मच ऑफ आई कैप। ओके, आ जाओ फिर 3 लैम्डा -2, 3 लैम्डा -2 दिस मच ऑफ जे कैप, एंड लास्ट में आ जाओ 7 लैम्डा -8 दिस मच ऑफ के कैप, 7 लैम्डा -8। यही काम एग्जाम में आपको 2-3 स्टेप में करना है, जो अभी अपने एक ही स्टेप में कर दिया। पहले आराम से मल्टीप्लाई करना है, फिर ग्रुपिंग करनी है, आई कैप वाली टर्म्स एक साथ लेके जानी है, जे कैप वाली एक साथ लेके जानी है, फिर फर्दर सॉल्व करना है। अब अपन कंपैरिजन करते हैं। देखो आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, और के कैप को के कैप से। स्केलर कंपोनेंट्स अगर अपन कंपेयर करेंगे, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स के क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं, तो इससे कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखो यहाँ कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, इसको ऑप्शन में कंपैरिजन करते हैं, चलो ठीक है। देखो आई कैप को आई कैप से करेंगे तो 5 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 11 लैम्डा प्लस 1। जे कैप को जे कैप से करेंगे तो 0 इक्वल टू 3 लैम्डा -2।
और इसको इससे करेंगे यानी -2 लैम्डा -2 इक्वल टू 7 लैम्डा -8। आप किसी को भी किसी से कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम इजीएस्ट तरीका चुनते हैं तो इस बीच वाली को उठा लेते हैं। इजीएस्ट तरीका है कि 0 इक्वल्स टू 3 लैम्डा -2 से कंपेयर करें तो वी विल गेट लैम्डा की वैल्यू 2/3। -2 उधर जाके बन जाएगा 2/3। और अब ये आंसर तभी माना जाएगा जब ये लैम्डा की वैल्यू 2/3 इधर फर्स्ट में और थर्ड में भी सेटिस्फाई करे, इधर और इधर भी सेटिस्फाई करे। तो लैम्डा की वैल्यू 2/3 जैसे सपोज करो मैं फर्स्ट में रखता हूँ, तो 5 2 जा 15/3 प्लस 5 इक्वल टू 11 लैम्डा यानी 22/3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 15 सॉरी 5 लैम्डा इंटू 2/3, तो काटा ही नहीं मैंने, इसको काटेंगे हम, कट नहीं रहेगा, एक मिनट रुको। लैम्डा की वैल्यू 2/3 रखी, 5 इंटू 2/3, 5 इंटू 2/3 करेंगे सॉरी, तो ये हो जाएगा 10/3। ठीक है, अब करो उसको, 5 3 जा 15, 15 प्लस 10 25/3, और इधर भी 3 1 जा 3, 22 प्लस 3 25/3। तो ये पहली वाली इक्वेशन में तो सेटिस्फाई हो गई। ये 3 इक्वेशंस बनी है ना एक तरीके से, 1 2 3, पहली इक्वेशन में तो सेटिस्फाई हो गई। चलो थर्ड इक्वेशन में देखो, लैम्डा की वैल्यू रखनी है 2/3, तो -2 इंटू 2/3 यानी -4/3 -2 इधर आ जाओ 7 लैम्डा, तो 7 2 जा 14/3 -8, ये इक्वेट हो रहा है क्या? तो -4 और -6 यानी -10/3, और यहाँ पर भी 8 3 या 24, 14 -24 यानी -10/3। तो यहाँ पर भी इक्वेट हो रहा है और यहाँ पर भी इक्वेट हो रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू आपने सेकंड मतलब जे कैप को जे कैप से कंपेयर करके आपने लैम्डा की वैल्यू निकाली, और उस लैम्डा की वैल्यू को आपने फिर इधर दोनों रखा, तो ये भी इससे कंपेयर हो गया और ये भी इससे कंपेयर हो गया। दैट मीन्स आपकी लैम्डा की वैल्यू एकदम करेक्ट है। क्या है? 2/3। अब आपका फाइनल रेशियो क्या था? आपका फाइनल रेशियो जो अपना m/n का रेशियो होता है उसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया था λ/1 में। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 2/3:1। तो फाइनल रेशियो हो जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे, 2:3 आंसर। दिस इज द रेशियो ऑफ डिवीजन। दिस इज द रेशियो ऑफ डिवीजन इन विच बी इज डिवाइडिंग ए एंड सी। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 किया था अभी अपन ने, 2:3, यू कैन सी 2:3 द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया? कनिष्का बोलो, समझ आया? सर बस ये m रेशियो n को अपन ने लैम्डा रेशियो 1 के लिखा, ये नहीं आया। देखो मुझे बताओ, 5:2 को मैं लिख सकता हूँ 5/2:1, इसमें कोई प्रॉब्लम? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 लिख सकता हूँ। अब ऐसा यस सर। करने से ये अभी m/n की फॉर्म में है, मैंने इसको λ/1 की फॉर्म में लिखा, तो m/n की फॉर्म में ही रखता अगर मैं, तो उस फॉर्मूला में पुटअप करती, सेक्शन फॉर्मूला के फॉर्मूले में पुटअप करती, m और n दो वैल्यूज होती जो मुझे फाइंड आउट करनी होती। m भी फाइंड आउट करना होता और n भी फाइंड आउट करना होता और m/n निकालना होता, ये मेरा टास्क होता। लेकिन जब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो 1 की वैल्यू तो 1 ही रहती है ना, वो आपको थोड़ा ना फाइंड आउट करनी है, कोई थोड़ा ना कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1, 1 तो 1 ही रहेगा। ऑल यू नीड टू फाइंड द वैल्यू इज लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू सपोज करो आपने इसमें फाइंड आउट कर ली 5/2, दूसरा रेशियो आपको बताया 1, तो इसको आप एनी टाइम वापस कन्वर्ट कर सकते हो 5:2 में। समझ गए? यस सर। ये एक टैक्टिक है जो अपन यूज करते थे, इवन क्लास 10th में भी सेक्शन फॉर्मूला आता था, तभी भी अपन m/n को कई बार उधर k/1 रखते थे। अभी अपन ने लैम्डा इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे k कैप जैसी चीज दिखाई दे रही है, तो वो सेम सेम से कंफ्यूजन ना हो जाए, नहीं तो अपन k/1 से तो 10th में भी यूज करते थे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, सर। तो फिर आज के लिए काफी है। कितने क्वेश्चंस कवर किए आज हमने? क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से जो है हम कल की क्लास में देखेंगे। तो इतने का वीडियो कंप्लीट करो, मोस्ट प्रोबेबली हम कल ही इसका टेस्ट लेंगे। तो प्लीज आज की तारीख में पुराना सारी पेंडेंसी खत्म करो, कल हम ये जो 8-10 क्वेश्चंस बचे हैं, कल संडे टाइम भी होगा, तो नेक्स्ट हम बैक टू बैक क्लास लेकर बैक टू बैक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही कोर्स करना पड़ेगा अपने को। तो आप आज बैठ के सारे वीडियोस अच्छे से देखो, ऐसे मान के चलो कल टेस्ट है तो टेस्ट की तैयारी करने के हिसाब से आज पूरे वीडियोस देखो जिनके पेंडेंसी है। जिन्होंने देख रखे हैं अच्छी बात है, जिन जैसे भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि आज ये सर वीडियोस नहीं देख पाए, कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे हैं, तो अब कल संडे है तो आज स्कूल जाए हो, अगर जाना है तो जाकर वापस आओ और उसके बाद आराम से बैठ के वीडियोस देखो, कल इसका टेस्ट होगा। क्लियर है? और रिमेनिंग यस सर। भी हम कल की क्लास में पहले करेंगे, बाद में टेस्ट लेंगे। So thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.